क्लास टेंथ की जो चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है खनिज एवं संसाधन, उनके क्वेश्चन आंसर्स को आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए सीधा ही स्टार्ट कर देते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहले जो क्वेश्चंस हैं वो बहुवैकल्पिक प्रश्न है, जैसे कि आपको पहले से ही पता है, अपन इससे पहले भी 4 चैप्टर कर चुके हैं। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुवैकल्पिक प्रश्न है और पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षय पदार्थ के अपशिष्ट भार को त्यागे हुए चट्टानों के अपघटन से बनता है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आंसर्स बताऊंगी तब कब बताऊंगी जब पूरे क्वेश्चन आंसर मतलब एमसीक्यूज पढ़ चुकी होंगी, अभी तुम्हें आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में स्थित कोरंडम निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी अम्बरक, ऑप्शन सी लौह अयस्क और ऑप्शन डी तांबा। ठीक है, तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर खुद से दे देना। नेक्स्ट सवाल जो है वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? ऑप्शन ए तलछटी, ऑप्शन बी आग्नेय चट्टानें, ऑप्शन सी कायांतित चट्टानें, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अब अपने अकॉर्डिंग चुनो और फिलअप कर दो कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए खनिज तेल, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन डी कोयला। अब देखते हैं कौन सा किस में सही है। तो अपन को पता है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षय पदार्थ के अपशिष्ट भाग को त्यागे हुए चट्टानों के अपघटन से बनता है, तो कौन बनता है? यस, बॉक्साइट बनता है। नेक्स्ट है, झारखंड में कोरंडम किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो कोरंडम किससे संबंधित है? अम्बरक से संबंधित है। किससे? अम्बरक से। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो वो तलछटी वाली होती हैं। अग्नि तो हो ही सकती, कायांतित भी नहीं होती हैं। मतलब ज़्यादातर जो होती हैं वो निक्षेपण और संचयन कहाँ होता है? तलछटी चट्टानों में। नेक्स्ट है, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम नाम का जो खनिज है वो पाया जाता है मोनोजाइट रेत में। अब आगे के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको 30 वर्ड्स में करना है। तो पहला क्वेश्चन है, लोह और अलोह खनिजों में अंतर बताना है और दूसरे में परंपरागत और अपरंपरागत में। तो दोनों के क्वेश्चंस एक साथ में हैं और आंसर वारी वारी से हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लोह और अलोह खनिज के बीच में। लोह और अलोह खनिज वे खनिज जिनमें लोहा का अंश अधिक होता है लोह खनिज कहलाते हैं, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल व कोबाल्ट आदि। जिन खनिजों में लोहे का अंश नहीं होता है या बहुत ही कम होता है उसे अलोह खनिज कहते हैं या कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम इत्यादि। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि इसका ही पार्ट है, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में अंतर। तो देखो क्या देखना है, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस से उत्पन्न की गई ताप, विद्युत, जल विद्युत और परमाणु शक्ति आदि ऊर्जा के परंपरागत साधन हैं। इन साधनों का नवीकरण नहीं किया जा सकता है। ये स्रोत सीमित तथा लगातार प्रयोग से समाप्त होने के कगार पे हैं और इसीलिए इन्हें परंपरागत कहा जाता है। दूसरा फिर लिखा है, सूर्य, वायु, ज्वार भाटे, जियोथर्मल, बायोगैस, खेतों और पशुओं का कूड़ा करकट, मनुष्य को मलमूत्र आदि ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन हैं। ये साधन नवीकरणीय योग्य हैं, इनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है और ये ऐसे समाप्त नहीं होते हैं जैसे परंपरागत स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भीजिए, क्या पूछ रहे हैं? खनिज क्या है? खनिज उन प्राकृतिक साधनों को कहते हैं जो सेल से प्राप्त होते हैं।
भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिनमें कठोर, ठोस एवं नर्म चूना तक शामिल है। तो इन सबको हम खनिज कहते हैं। जो भी हम देख रहे हैं वो सब कुछ न किसी खनिज से बना हुआ है। अगला है आग्नेय तथा कायांतित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है। तो उत्तर है आग्नेय तथा कायांतित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विवरों में मिलते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में और बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब एक तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरार के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा आदि इसी सिराओं व जमाओं के रूप में प्राप्त हैं। तो इस तरीके से आग्नेय और कायांतित चट्टानों में खनिजों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है। तो अपन को पता है कि वो लिमिटेड है, ख़त्म हो जाएंगे। वर्तमान औद्योगिक युग में विभिन्न प्रकार के खनिजों का भारी प्रयोग किया जाने लगा है। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रिया इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरणीय योग्य हैं। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की मूल्यवान संपत्ति हैं, लेकिन ये अल्पजीवी हैं। अयस्कों के सतत उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है, इसलिए खनिज संरक्षण की आवश्यकता है। इसके लिए खनिजों का सुनिश्चित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करना चाहिए, यानी कि विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट जितने 2 क्वेश्चन जो हैं वो 120 नंबर में हैं और इनका आंसर थोड़ा बड़े रूप में अपन को देना होगा। तो सवाल है भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए। मानव के विकास में कोयले का विशेष महत्व है। कोयले के 4 प्रकार होते हैं। पीट, इसमें कम कार्बन, नमी की अधिक मात्रा व निम्न ताप क्षमता होती है। दूसरे तरह का कार्बन कहलाता है लिग्नेनाइट। यह निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। यह मुलायम होने के साथ अधिक नमी युक्त होता है। तीसरा कोयला है बिटुमिनस। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। चौथा है एंथ्रेसाइट। यह सबसे उत्तम प्रकार का कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा 80% से अधिक होती है। यह ठोस, काला व कठोर होता है। कोयले के भारत में विस्तृत भंडार हैं। भारत में कोयले के 2 प्रमुख भूगर्भिक युगों के सेल क्रमों में पाया जाता है। भारत में कोयला 2 प्रमुख भूगर्भिक युगों के सेलों में पाया जाता है। एक गोंडवाना, जिसकी उम्र या आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, और दूसरा टर्सरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने। ठीक है। गोंडवाना कोयला जो धातु शोधन कोयले हैं के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी यानी कि पश्चिम बंगाल तथा झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित हैं, जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र हैं। गोदावरी, महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। टर्सरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों में मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में पाया जाता है। ठीक है, तो आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। फिर आगे है कि जो 1997-98 में भारत में कोई 32 करोड़ टन कोयले का उत्पादन हुआ, जबकि 1951 में केवल 3.23 करोड़ टन कोयले का उत्पादन हुआ था। भारत में उत्पादित होने वाले कोयले का 2/3 से अधिक भाग बिजली उत्पादन करने में काम आता है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। पहले तो ये बता दिया कि कोयले के प्रकार क्या हैं, तो 4 बताए दिए, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। फिर कहाँ पे कौन सा पाया जाता है, 2 तरह के हैं, एक है गोंडवाना टाइम का, एक है मतलब कि जो टर्सरी टाइम का। फिर जगह का नाम बताया गया है विद स्टेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य
उज्ज्वल है, क्यों? भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, जिनके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावना है। एक अनुमान के अनुसार यह लगभग 20 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष है। दूसरा है, भारत में फोटोवोल्टाइक तकनीक द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। तीसरा है, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भुज के निकट माधोपुर में स्थित है, जहां सौर ऊर्जा से दूध के बड़े बर्तनों को कीटाणु मुक्त किया जाता है। और चौथा पॉइंट जो कह सकते हैं हम इसमें ऐड कर सकते हैं वो है, सूर्य का प्रकाश प्रकृति का मुफ्त उपहार है, इसलिए निम्न वर्ग के लोग आसानी से सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था फर्स्ट चैप्टर। इसके अलावा भी बताए गए हैं कुछ, वो भी देख लेते हैं कि और किस किस तरीके से सौर ऊर्जा उज्ज्वल है हमारे लिए, मतलब उज्ज्वल भविष्य के रूप में हम देखते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि ऊर्जा के ऐसे संसाधन हैं या स्रोत हैं जो एक बार प्रयोग के बाद दोबारा प्रयोग नहीं लाए जा सकते हैं। वहीं सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, इसे बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं कि सूरज नवीकरणीय योग्य संसाधन है जिसको बार बार यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से घरों में उपलों तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकेगा। फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद की पर्याप्त आपूर्ति होगी। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा का प्रयोग हम अनेक प्रकार से कर सकते हैं, जैसे खाना बनाने में, पंप द्वारा जल निकालने में, पानी को गर्म करने में, दूध को कीटाणु रहित बनाने में तथा सड़कों पर रोशनी करने के लिए। तो ये थे आज के क्वेश्चन आंसर। इसके बाद में पहेली है, तो जिसको स्टूडेंट्स को खुद से ही करना है, और जितना भी जो है वो भी। अब देखो, इसको रिवाइज़ करने के लिए मैं बार बार बोलती हूँ कि एक दिन में देख लेना, फिर 7 दिन यानी कि एक हफ्ते के अंदर देख लेना, 30 दिन यानी कि 1 महीने के अंदर, और फिर तुम्हारे जब पेपर है उससे पहले देख लेना, तो कभी नहीं भूलेगा। वीडियो देख लेना या फिर मतलब कि खुद पढ़ लेना, कैसे भी हो पढ़ लेना, बट ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट